एक आईवीएफ और साथ में जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कई बार हम पेशेंट्स भी हम लोग के पास आते हैं तो उन्हें लगता है कि आईवीएफ का मतलब कि हम बना बनाया बच्चा उनको देंगे, यानी टेस्ट ट्यूब में पूरा बच्चा बना करके लगता है हैंड ओवर करेंगे। मैम, एक सवाल कि क्या आईवीएफ किसी भी प्रकार के बांझपन या इनफर्टिलिटी का समाधान माना जा सकता है? प्रमुखता से आईवीएफ का उपयोग बंद फेलोपियन ट्यूब्स, माहवारी नियमित नहीं होना या पुरुषों में स्पर्म्स का नील होना अथवा कम होना, इसके अलावा अधिक उम्र, लेकिन इक्सी में हम लोग स्पर्म सेलेक्ट करके, यानी जो गुड क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं उसको हम लोग oocyte के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, जिससे फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले स्पर्म चूज होते हैं। जनरली पीसीओडी के केसेस में सक्सेस अच्छा होता है, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में आईवीएफ का सक्सेस थोड़ा सा डाउन होता है। तो ये जो आईवीएफ की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो इसमें कितना खर्च आ जाता है और क्या इसके बाद इसमें कुछ हिडन कॉस्ट भी होते हैं? प्लान्ड वे में करें, प्रॉपर वे में स्टिमुलेशन करके करें तो सक्सेस रेट हम लोग 50 to 60% आराम से यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। पूर्व में आईवीएफ का रुख किया था लेकिन उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, और फिर जब दोबारा वो आपके पास आती हैं तो क्या समस्या आती है आपको? जी, OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो हम लोग आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, कभी कभी उससे ओवरीज हाइपर स्टिमुलेटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स ज़्यादा निकलने लगते हैं और हल्का फुल्का माइनर प्रॉब्लम जैसे सांस फूलना या पेट में पानी भरना, इस तरीके के लक्षण होते हैं। आईवीएफ का ट्रीटमेंट जब शुरू होता है, उसके शुरू होने से पहले कौन कौन से ऐसे टेस्ट आप रिकमेंड करती हैं या आपको लगता है कि वो ज़रूरी है, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार, पॉडकास्ट विद दिनेश आनंद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ा आज का हमारा ये पॉडकास्ट कई मामलों में ख़ास है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉइनियर्स इन हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित बिहार की जानी मानी डॉक्टर, आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली गुप्ता। इस पॉडकास्ट में आज हम डॉक्टर सोनाली से जानने की कोशिश करेंगे आईवीएफ की सफलता दर यानी सक्सेस रेट के बारे में, आईवीएफ की प्रक्रिया के चरणों के बारे में, इलाज पर आने वाले खर्चे, इलाज के दौरान रिस्क की क्या संभावनाएं हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही उम्र के असर और मानसिक शारीरिक तनाव और मरीजों के जीवन शैली से संबंधित कुछ बातें, ताकि इस पॉडकास्ट के जरिए हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा सकें। मैम, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए आज निकाला और आप स्टूडियो में हमारे आई। एक सबसे पहला सवाल ये है कि आईवीएफ जो ये प्रक्रिया है पूरा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कैसे काम करता है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ की प्रक्रिया जब किसी भी दंपति को प्राकृतिक कारणों से गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे केसेस में हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ का सहारा लेते हैं। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, यानी हम हार्मोन के इंजेक्शंस देकर महिला के एग्स को, अंडाणुओं को उत्तेजित करते हैं और उन एग्स को हम लोग आईवीएफ लेबोरेटरी में निकालकर स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं। इसके बाद इन एम्ब्रायो को हम लोग कल्चर करते हैं कल्चर डिश में, और उनमें से उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे एम्ब्रायोज को हम लोग महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं। यह पूरा प्रोसेस आईवीएफ कहलाता है। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सोनाली गुप्ता ने जो काम किया है आईवीएफ के सेक्टर में, इसको ध्यान में रखते हुए भारत की प्रतिष्ठित पत्रिका आउटलुक और द वीक मैगजीन ने इनकी स्टोरी को भी हाल ही में प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया है। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे फॉलो कर लें। मैम, एक सवाल कि क्या आईवीएफ किसी भी प्रकार के बांझपन या इनफर्टिलिटी का समाधान माना जा सकता है? जी, आईवीएफ एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसमें नेचुरल कारणों से अगर गर्भधारण नहीं हो रहा तो हम लोग आईवीएफ का सहारा ले सकते। प्रमुखता से आईवीएफ का उपयोग बंद फेलोपियन ट्यूब्स, माहवारी नियमित नहीं होना या पुरुषों में स्पर्म्स का नील होना अथवा कम होना, इसके अलावा अधिक उम्र आईवीएफ के प्रमुख रीजंस हैं जिनके लिए हम लोग इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये जो बांझपन है, इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं, ये महिलाओं में भी है और पुरुषों में भी है। लेकिन अगर हम अनुपात की बात करें, अगर परसेंटेज पर डिस्कशन करें आपसे, तो प्रतिशत क्या कहता है? मुझे लगता है कि 30% और 40% कंबाइंड फैक्टर इस समय में प्रिवलेंस है। बहुत सारे केसेस हमारे पास अनरिपोर्टेड रहते हैं क्योंकि जागरूकता की कमी है, लोग सही समय पर दिखाने नहीं आते। बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जो समय रहते नेचुरल ट्रीटमेंट से भी कंसीव होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग लेट होने की वजह से कभी कभी हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखिए, एक मिथ है मैम कि, और एक जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मेरा सवाल है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनको इस सवाल का जवाब पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। और एक हमारे एक मित्र हैं, उनका ये सवाल था कि जब आप आएँ स्टूडियो में तो हम आपसे एक सवाल करें। एक आईवीएफ और साथ में जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अच्छा, देखिए, आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी दोनों एक ही चीज़ हैं। आईवीएफ एक साइंटिफिक टर्म है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेडिकल टर्म या साइंटिफिक टर्म है, और इसका लेमैन टर्म जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कई बार हम पेशेंट्स भी हम लोग के पास आते हैं तो उन्हें लगता है कि आईवीएफ का मतलब कि हम बना बनाया बच्चा उनको देंगे, यानी टेस्ट ट्यूब में पूरा बच्चा बना करके लगता है हैंड ओवर करेंगे। तो ऐसा नहीं है। सिर्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी एग्स और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में किया जाता है ना, यानी लेबोरेटरी में किया जाता है। इसके बाद हम इसको महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं या जेस्टेशनल कैरियर, जो कंडीशन होती है इस हिसाब से, और फिर उसके बाद पूरे 9 महीने उसका जो पालन पोषण होता है वो जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में महिला के गर्भ में होता है वैसे ही होता है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये कि आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जैसी आधुनिक तकनीकें सामान्य आईवीएफ से कैसे अलग हैं, और एक आईवीएफ साइकिल में कितना समय लग जाता है? देखिए, आईवीएफ एक जनरल टर्म है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका कि एडवांस टेक्नोलॉजी आईसीएसआई और इवन आईएमएसआई है, जिसमें कन्वेंशनल आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि एग्स को लेकर के हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म में हम उसको कल्चर के लिए डाल देते हैं। उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन नेचुरल अपने तरीके से होता है। लेकिन इक्सी में हम लोग स्पर्म सेलेक्ट करके, यानी जो गुड क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं उसको हम लोग oocyte के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, जिससे फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले स्पर्म चूज़ होते हैं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर स्पर्म में मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं तो ऐसे पेशेंट्स के लिए, या जिनके स्पर्म काउंट्स बहुत लो हैं, या जो एजोस्पर्मिया, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का केसेस है, ऐसे पेशेंट्स में भी अपने बायोलॉजिकल बेबी होने के चांसेस इक्सी पद्धति के माध्यम से बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, आईवीएफ की सफलता दर किन बातों पर निर्भर करती है? पहले प्रयास में विफलता के क्या कारण हो सकते हैं, और एज फैक्टर इसमें कितना महत्वपूर्ण है? अगर गूगल सर्च की हम बात करें तो ऐसा प्रतीत भी होता है कि आईवीएफ सक्सेस रेट को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। आप विशेषज्ञ हैं और सही जानकारी हमारे दर्शकों को आप ही दे सकती हैं। देखिए, अगर हम आईवीएफ की सक्सेस दर की बात करें तो जो हाईएस्ट रिपोर्टेड डाटा है आईवीएफ की सक्सेस का, उसको हम लोग 60 डाटा में इंक्लूड करते हैं। इसमें जो आईवीएफ की सक्सेस दर होती है उसमें सबसे मेजर फैक्टर ये होता है कि महिला का उम्र क्या है। अगर 35 ईयर से कम की फीमेल है उसमें आईवीएफ का जो रिपोर्टेड सक्सेस रेट है वो अराउंड 50-52% है। 35 to 37 में ये दर घट के 25% के अप्रॉक्स आ जाता है, और 42 के बाद ये दर घट करके 5% के अप्रॉक्स में आ जाता है। ये सेल्फ बायोलॉजिकल एक्स के माध्यम से। अगर हम इसी डाटा में जाएं और हम डोनर एक्स के माध्यम से आईवीएफ का सक्सेस देखें तो वो फ्रेश और फ्रोजन दोनों में अराउंड 40 to 50% तक आता है। तो एक हाईएस्ट रिपोर्टेड स्टडी में जो आईवीएफ का सक्सेस है, सक्सेस इतना ही है, इससे ऊपर सक्सेस आईवीएफ का नहीं है। और इसके साथ ही जो दूसरे जो फैक्टर मैटर करते हैं आईवीएफ की सक्सेस में, सबसे प्रमुख कारण निसंतानता का कारण क्या है, प्लस महिला का उम्र क्या है और पुरुष का उम्र क्या है। इसके अलावा यूट्रस कैसा है, गर्भाशय कैसा है, एसोसिएटेड पैथोलॉजीज क्या हैं। एक पीसीओडी के केसेस के लिए आप किस वजह से आईवीएफ कर रहे हैं। जनरली पीसीओडी के केसेस में सक्सेस अच्छा होता है, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में आईवीएफ का सक्सेस थोड़ा सा डाउन होता है। तो इन सभी चीज़ों को ले करके हम लोग एक सक्सेस कैलकुलेट करते हैं, और एक
हम हमेशा पेशेंट्स को भी बोलते हैं, एक स्टेटमेंट है, वन साइज फिट्स ऑल, ये आईवीएफ में लागू नहीं होता है। इसका सक्सेस दर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, एक्सपर्टाइज पर वेरी करता है, और इसके साथ ही पेशेंट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें कितना मिल रहा है, पेशेंट कितना स्ट्रेस फ्री है, इस पर भी आईवीएफ का सक्सेस डिपेंड करता है। एक आम धारणा है मैम कि आईवीएफ के बारे में जिनकी बहुत जानकारी नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये इलाज जो है बहुत महंगा है, और उनको ये समझ में भी नहीं आता है कि इस पे अनुमानित एक क्या खर्च आएगा। तो ये जो आईवीएफ की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो इसमें कितना खर्च आ जाता है, और क्या इसके बाद इसमें कुछ हिडन कॉस्ट भी होते हैं? देखिए, आईवीएफ का खर्च, अनुमानित खर्च जो है, ये महिला की उम्र और आपके निसंतानता के कारणों पर निर्भर करता है। लेकिन एक अच्छे सेंटर पर, एक एक्सपर्ट केयर में अगर हम लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए मूव करें, तो मुझे लगता है इसका खर्च 1.5 से 2.5 लाख के बीच में आता है पर साइकिल। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लान्ड वे में करें, प्रॉपर वे में स्टिमुलेशन करके करें, तो सक्सेस रेट हम लोग 50 to 60% आराम से यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आईवीएफ को थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग कई शहरों में कैंप्स भी लगाते हैं निसंतानता के, और हम लोग बहुत सारे आउटरीच क्लिनिक भी स्टार्ट किए हुए हैं, ताकि जो पहले होता था कि बड़े शहरों की तरफ मूव करना पड़ता था, जिसमें पेशेंट का रहने खाने का खर्च, एक्सपेंडिचर भी आईवीएफ में बढ़ जाता था, उस चीज़ को कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से हम लोग कम कर पाएँ। लेकिन मैम, ये जो अवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं, चूँकि आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट है, ये हमारा इसका मकसद भी एक अवेयरनेस है, क्योंकि हम ऐसे पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को, जैसे आप विशेषज्ञ हैं, आप यहाँ हैं, आप बता रही हैं, जाहिर सी बात है लोगों की जानकारी बढ़ेगी। आप जैसे देखेंगे कि अलग अलग विषय जो हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे हम बात कर लें ऑन्कोलॉजी की, कैंसर की, तो हमने ये देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में गांव देहात में, शहर के जो बड़े डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वो लोग जाके एक अवेयरनेस ड्राइव चलाते हैं, और गांव में जाते हैं और वहाँ एक शिविर का आयोजन करते हैं, और फिर गांव की जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं उनको बुला करके अपने विषय के बारे में बताते हैं, ताकि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोजन कितना संतुलित, आहार के बारे में बताते हैं वो। इस तरह की चीज़ें क्या आईवीएफ में आप भी करती हैं? जी, मैं बहुत सारे इस तरीके के अवेयरनेस कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हूँ, और आउटरीच जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम लोग बीच बीच में कैंप्स लगाते हैं। पीसीओडी जो मॉडर्न समय में सबसे प्रमुख कारण है आईवीएफ का, जिसके लिए अवेयरनेस कैंप्स चलाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, जो हमारी एडोलेसेंट जनरेशन है, उसको इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। डाइट कैसे लेना है, इसके अलावा हम बीच बीच में स्कूल्स में भी जा कर के जो 9-10 की जो बच्चियां होती हैं, उनको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इसके बारे में अवेयरनेस कार्यक्रम करते रहते हैं। एक आईवीएफ की जो प्रक्रिया के दौरान, जैसे लोग बात करते हैं कि भाई शारीरिक जोखिम का भी एक डर बना रहता है लोगों के दिल में, साथ में उनको लगता है कि जैसे इन्फेक्शन ना हो जाए या अत्यधिक एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो जाए, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं क्या इसमें? नहीं, ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट केयर के अंडर में प्रॉपर वे में आईवीएफ के लिए मूव करते हैं, तो ये एक पेनलेस, एक सिंपल प्रोसीजर है। इंजेक्शंस भी जो हम लोग आईवीएफ में देते हैं, वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, बहुत ही पतली निडल्स होती है, एक जस्ट एक प्रिक के जैसा लगता है, और उसके बाद जो एग रिट्रीवल यानी अंडा निकालने का जो प्रोसेस होता है, वो हम लोग एक शॉर्ट एनेस्थीसिया में करते हैं। तो एक सेफ हैंड्स में ये एकदम सेफ प्रोसेस है, जिसमें कि जनरली कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ आपसे सवाल जानना चाहेंगे, आपसे एक सवाल है कि ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे, ऐसी महिलाएं आती होंगी जिन्होंने पूर्व में आईवीएफ का रुख किया था, लेकिन उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, और फिर जब दोबारा वो आपके पास आती हैं, तो क्या समस्या आती है आप लोगों को? जी, सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि जो मरीज आईवीएफ एक बार नेगेटिव हो जाता है, एक या दो बार फेलियर हो जाता, तो सबसे पहले तो वो मेंटली रूप से टूट चुके होते हैं। उनको लगता है कि हमारा आईवीएफ भी फेल हो गया, अब क्या करें। तो सबसे पहला ज़रूरी ये है कि अपना मोरल हाई रखें, है ना। आईवीएफ फेलियर के बहुत रीजंस हो सकते हैं, है ना। इस पर भी निर्भर करता है कि आपका एक्सपर्टाइज क्या है। हमेशा एक अच्छे सेंटर पर उचित विशेषज्ञ की देखरेख में ही आईवीएफ के लिए आगे बढ़ें। इसके साथ ही फेलियर के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी oocyte का क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता, कभी कभी जो आईवीएफ में इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनका क्वालिटी अच्छा नहीं होता।
इसकी वजह से भी आईवीएफ का सक्सेस होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल हर लेवल पे ज़रूरी है ताकि हम अपने बायोलॉजिकल बेबी के लिए मूव कर सकें और अच्छा रिजल्ट्स दे सकें। ये फर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है, इसमें इन्हांसिंग सर्जरी, हिस्टेरोस्कोपी की क्या भूमिका है? हिस्ट्रोस्कोपी एक गर्भाशय के अंदर मतलब दूरबीन के द्वारा गर्भाशय की अंदरूनी जांच है। जनरली हम लोग फर्स्ट साइकिल आईवीएफ में नहीं करते। अगर हमको लगता है कि किसी पेशेंट का मिसकैरेज का हिस्ट्री है, रिकरेंट मिसकैरेज है बार बार, या फिर 5 मंथ्स 7 मंथ्स पर प्रीटर्म डिलीवरी के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आईवीएफ के पहले हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज अगर कुछ एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी लगती है तब हम लोग करते हैं। इसके माध्यम से गर्भाशय के अंदरूनी परत को हम लोग चेक करते हैं, जिसको कि एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और अगर उसमें कोई भी सेप्टा है, कोई जाला बना है, कोई पॉलिप है, छोटा फाइब्रॉयड है, इन्फेक्शन का लक्षण है, तो हम लोग उसको पहले आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करते हैं, तब हम लोग एम्ब्रायो ट्रांसफ़र के लिए मूव करते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं बिहार की जानी मानी आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली गुप्ता को। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें। अगर आप इस पॉडकास्ट को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे फॉलो कर लें। मैम, इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि OHSS यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम क्या है और ये कितना आम है? जी, OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो हम लोग आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, कभी कभी उससे ओवरीज हाइपर स्टिमुलेटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स ज़्यादा निकलने लगती हैं और हल्का फुल्का माइनर प्रॉब्लम जैसे सांस फूलना या पेट में पानी भरना, इस तरीके के लक्षण आते हैं। ये पूरे तरीके से प्रिवेंटेबल है और एक अच्छी एडवांस क्लिनिक में एक्सपर्ट्स हैंड्स में जनरली OHSS के चांसेस मुझे लगता है घट करके लेस देन 1% रह गए हैं। है ना, हम लोग इसको मेडिसिन के माध्यम से रोक सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशंस होती है जिन केसेस में हमको एक्सपेक्टेड होता है कि ये पेशेंट में हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है, तो हम लोग पहले ही आजकल प्रिकॉशनरी तौर पर उसको चला देते हैं। बट इसके बावजूद भी अगर OHSS हो जाए तो जनरली ये ट्रांजिएंट होते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान कुछ दिनों में सेटल हो जाता है। मैम, एक जानकारी चाहिए आपसे कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट जब शुरू होता है, उसके शुरू होने से पहले कौन कौन से ऐसे टेस्ट आप रिकमेंड करती हैं या आपको लगता है कि वो ज़रूरी है, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। हम लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट के पहले बेसिक मेल फीमेल फर्टिलिटी वर्कअप करते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों के रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक बेसिक अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं, वो करते हैं। इसके साथ ही मेल पार्टनर की तरफ से प्रॉपर सीमेन एनालिसिस, हम सीमेन कल्चर टेस्ट भी कराते हैं ताकि अगर कोई डीएनए डैमेज स्पर्म में हो किसी वजह से जो सक्सेस को अफेक्ट कर सकता है, तो पहले ही उसको प्रायर वर्कअप करके मूव करना हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, ताकि निगेटिव होने का मेंटल इफेक्ट हम पेशेंट को कम से कम दे पाएँ। इसके अलावा हम लोग एक AMH टेस्टिंग कराते हैं, एंटी मोलेरियन हार्मोन्स, जो हमारे महिला के ओवेरियन रिजर्व्स को बताता है, यानी हमारे पास कितने एक्स अवेलेबल हैं, गुड क्वालिटी एक्स कितने एक्सपेक्टेड है, इसका पता चलता है। इनका पता चलता है। इसके अलावा डोज, जैसा आपने अभी पूछा, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, उसको रोकने के लिए या उसको एक अनुभव के आधार पर कम करने के लिए हम कुछ हार्मोन टेस्ट जैसे LH, FSH और ईस्ट्रोजन भी कराते हैं, जो मासिक के सेकेंड डे पर कराते हैं। इसके बाद जब हम महिला को इंजेक्शन देते हैं तो हम बीच में उसको चेक करते हैं ताकि हम OHSS को कम से कम कर सके और हमारा उद्देश्य ये हो कि लोएस्ट डोज में हम बेस्ट आउटकम्स प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये जो जाँच है, ये क्या सभी पेशेंट्स में अनिवार्य है? जी, जनरली सभी में हम लोग करते हैं। तो सफल गर्भाधारण के लिए खान पान या जो जीवन शैली है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। जी, एक बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के दौरान एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। जनरली एक्सपर्ट केयर के दौरान प्रॉपर वे में आप स्टेप बाय स्टेप अगर स्टेप्स फॉलो करें तो मुझे लगता है फेलियर्स नहीं होते हैं। लेकिन स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना ज़रूरी है। जंक फूड, बाहर का खाना कम खाएं। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। गर्मी का मौसम है तो लिक्विड ड्रिंक्स लें ताकि जो भी इंजेक्शंस दे रहे हैं उसका कोई इफ़ेक्ट्स बॉडी पर नहीं आ पाए। दूसरा,
संतुलित आहार लें, हाई प्रोटीन डाइट्स लें, जैसे अंकुरित मूंग, चना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स लें। स्लीप प्रॉपर टाइम पर लें, क्योंकि जो नेचुरल हार्मोन्स जो हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट अप करते हैं, उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमारे आर्टिफिशियल हार्मोन्स में आ सकें, और तनाव मुक्त रहें। तो ये जो स्ट्रेस है, तनाव मुक्त जो आप कह रही हैं, तो इसका क्या आईवीएफ के नतीजों पर असर पड़ता है? एकदम पड़ता है। आईवीएफ के नतीजे, आप जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट्स है। और आईवीएफ इसके अलावा तनाव, मिसकैरेज के चांसेस को भी कम करता है। अपनी लाइफस्टाइल में हल्के फुल्के योगा, ब्रिस्क वॉक, इस तरीके की जो सिंपल फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको शामिल करें। भारी एक्सरसाइजेस हम लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान या गर्भावस्था में सलाह नहीं देते। तो क्या मतलब बेड रेस्ट की सलाह आप देती हैं? बेड रेस्ट की सलाह नहीं देते ये हैं। अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं है। अपनी अच्छा। लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है। मैम, ये एक LGBTQ प्लस जिसमें कपल्स या सिंगल पेरेंट्स के लिए भारत में आईवीएफ के क्या कानूनी और सामाजिक पहलू हैं, आप इस पे बताएं। लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को थोड़ा LGBTQ प्लस के बारे में बताना चाहेंगे कि L से हमारा तात्पर्य है लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, Q से क्वीर या क्वेश्चनिंग, और प्लस का मतलब है इस चिन्ह में इंटरसेक्स, अलैंगिक या एसेक्सुअल और एरोमेटिक जैसी अन्य पहचानें और यौन रुझान शामिल होते हैं। मैम, अब आप। जी देखिए, ट्रांसजेंडर्स में जो आईवीएफ के रूल हैं वो बेसिकली फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए लिमिटेड हैं। कि आप हार्मोन थेरेपी यूज़ करने के पहले गैमेट्स को प्रिजर्व कराएं। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऐसे पेशेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो लेस्बियन कपल्स के लिए आप का जो क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल आईवीएफ, जिसमें कि एक पेरेंट गैमेट डोनर की तरह काम करता है और दूसरा जेस्टेशनल कैरियर की तरह काम करता है। जिसका उद्देश्य ये होता है कि अगर एक का बायोलॉजिकल बेबी रहे और दूसरे का इमोशनल अटैचमेंट रहे। इस प्रोसेस में डोनर स्पर्म्स के माध्यम से आईवीएफ किया जाता है। और अगर बाद में कभी सेकेंड आईवीएफ के लिए प्लान करें तो वो चीज़ रेसिप्रोकल करके करी जाती है। तो ये रूल्स हम लोग जनरली फॉलो करते हैं इस केसेस में। मैम, एक जानकारी आप ये दें कि आईवीएफ विशेषज्ञों की जो टीम होती है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इनमें गायनोकोलॉजिस्ट, एम्ब्रायोलॉजिस्ट, काउंसलर का होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। एक अच्छी आईवीएफ टीम में आईवीएफ एक्सपर्ट, एक अच्छा एम्ब्रायोलॉजिस्ट, एक अच्छा काउंसलर और एक गुड लेबोरेटरी सेटअप, सारी चीज़ें ज़रूरी है। तभी हम लोग एक बेस्ट फर्टिलिटी आउटकम्स जो अपने बायोलॉजिकल बेबी के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। एम्ब्रायोलॉजिस्ट जो भ्रूण वैज्ञानिक होते हैं, यानी हम लोग आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान जो भी एग्स रिट्रीव करते हैं, महिला के अंडाणुओं को निकालते हैं, उनको हम लोग अपनी एम्ब्रायोलॉजी लैब में हैंडओवर करते हैं। उसके बाद उनमें से उच्च गुणवत्ता वाले oocytes का चयन किया जाता है और उनको आईवीएफ, इक्सी या इम्सी जो भी पद्धति अवेलेबल है या जो स्पर्म के लिए बेस्ट है, उससे फर्टिलाइज करके एम्ब्रायोस को कल्चर किया जाता है। जनरली 3rd डे या 5th डे, ये इस पे निर्भर करता है कि पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, क्लिनिकल प्रोफाइल क्या है। उस हिसाब से फिर हम लोग उसको फ्रीज करके या फ्रेश ट्रांसफ़र करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे फॉलो कर लें। अगले पॉडकास्ट में जल्द मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।